गुड इवनिंग एवरीवन। हमने पिछले क्लास में देखा था खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज हम देखने जा रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या होती है? पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा ये है, जीव और उसके आसपास का वातावरण और परिवेश का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जैविक और अजैविक दोनों के घटक से मिलकर बना होता है। क्या? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में दोनों शामिल होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में क्या क्या शामिल होता है? जैविक घटक में शामिल होता है उत्पाद, उपभोक्ता और अपघट्य। ये तीनों शामिल होते हैं किसमें? जैविक घटक में। ये क्या होते हैं? ये सजीव होते हैं। और जो अजैविक घटक में होते हैं वो होते हैं तापमान, आर्द्रता, नमी, वर्षा हो गया, और जो नदी, पर्वत, ये सब क्या हो गया? ये हो गया अजैविक घटक हो गया। मतलब जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक घटक में आते हैं। ठीक। और हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र के जो जनक है वो कौन थे? तो इनके जनक थे एजी टेंसले। ठीक। और जो पारिस्थितिक शब्द दिया था वो दिया था रीटर ने। किसने दिया था? रीटर ने। ठीक। अब एजी टेंसले के अनुसार हम परिभाषा देखते हैं। तो एजी टेंसले के अनुसार परिभाषा है कि पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर संबंध का ही क्या है? परिणाम है। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर क्रिया का ही एक परिणाम है। अंतर क्रिया मतलब सजीव और निर्जीव के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को क्या कहते हैं? अंतर क्रिया। मतलब जैसे कि हम मिट्टी हो गया, मिट्टी में हम क्या उगाते हैं? अनाज उगाते हैं। ठीक। तो मिट्टी क्या है? एक निर्जीव है। ठीक है, उससे हमको क्या मिलता है? उससे हम अनाज उगाते हैं। और ये हम अनाज उगा रहे हैं मतलब हम सजीव है। तो ये क्या हो गया? सजीव और निर्जीव के बीच का संबंध हो गया। हमको नदी से क्या मिलता है? पानी मिलता है। ठीक। हम क्या है? सजीव, और जो नदी क्या है? वो निर्जीव। ये क्या हो गया? सजीव और निर्जीव के बीच का एक संबंध हो गया। ठीक। और क्या कहें कि जो पर्वत से क्या होता है? वर्षा होता है। पर्वत के कारण ही वर्षा होता है। जब आप भूगोल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पर्वत से के कारण ही क्या होता है? वर्षा होता है। ठीक। तो ये सब क्या हो गया? अगर पर्वत नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो अनाज नहीं उग पाएगा, तो फिर हम क्या होगा? अकाल आ जाएगा। ठीक। तो ये क्या है? ये सब एक ज़रूरी क्या है? आवश्यक अवयव है। सजीव और निर्जीव का आपस में जो संबंध है एक आवश्यक अवयव है सजीव को जीवित रहने के लिए। ठीक है, सजीव का जीवित रहने के लिए जो ये निर्जीव है, जो अजैविक चीज़ है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, ये हुआ। अब हम ये देखते हैं कि जो क्या है पारिस्थितिक तंत्र है वो कैसे कैसे बना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो कई जीव मिलकर क्या बनाते हैं? कई जीव मिलकर बनाते हैं जीव समूह। ठीक है, और कई जीव समूह मिलकर बनाते हैं परितंत्र, और कई परितंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये कई परितंत्र मिलकर बनाते हैं जीवोम, और कई जीवोम मिलकर बनाते हैं जीवमंडल, और इसी जीवमंडल में हम मानव निवास करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा इकाई कौन है बोलेगा? तो हम बोलेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा इकाई होता है जीवमंडल। ठीक है, और जीवमंडल का क्या है? एक बहुत बड़ा इकाई है। इसका अच्छे से विश्लेषण करना या अध्ययन करना मतलब कर पाना क्या है? मुश्किल होता है। इसलिए हम उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं। ठीक। तो छोटी छोटी इकाइयों में बने हैं तो कैसे बना है? परितंत्र बना है, जीवोम बना है, फिर क्या बना है? जीवमंडल बना है। ठीक, ये हुआ। छोटी छोटी इकाई में बांटने से क्या बना है? परितंत्र, जीवोम और जीवमंडल। ठीक, ये हुआ। अब इन्हीं जो क्या है, इन्हीं जो पोषक स्तर है, जैसे कि हम देखें प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इन्हीं पोषक स्तर के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन करने के लिए हम पिरामिड का प्रयोग करते हैं। इन्हीं जो पोषण स्तरों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए हम पिरामिड का उपयोग करते हैं, और वो पिरामिड निम्न प्रकार के हैं। ठीक। और जो क्या होता है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है वो दो प्रकार के होते हैं। वो एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय। तो स्थलीय में क्या क्या आता है? स्थलीय में आता है घास, मतलब जो घास का भूमि होता है, जो वन भूमि होता है। ठीक। और जो क्या होता है? मरुस्थल भूमि होता है। ये क्या होता है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण क्या हो गया? ये हो गया स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। ये क्या हो गया? जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हो गए। ठीक। अब हम देख लेते हैं, हाँ, अब हम देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं जो परितंत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक। हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं क्या? धान धान के खेत का। ठीक। धान के खेत का उदाहरण लिए
तो इसमें मुख्य उत्पाद कौन है? धान। धान का पौधा जो है वो मुख्य उत्पाद है। और कुछ जीव क्या करेंगे? इसी धान के पौधे में निवास करेंगे। कुछ जीव क्या करेंगे? इस धान के खेत के मिट्टी में निवास करेंगे, कुछ इसके पानी में निवास करेंगे। यही जीव मिलकर क्या करेंगे? जो धान के खेत का परितंत्र का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार क्या होता है? परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है? अब हम जो बोल रहे थे कि इन्हीं पोषण स्तर के बीच जो संबंध होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं? पिरामिड के द्वारा दर्शाते हैं। तो हम सबसे पहला पिरामिड देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड। क्या देखेंगे? ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ये प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को बताता है। और यह क्या होता है? यह होता है हमेशा सीधा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा घटती जाती है, ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। इसे यहाँ पर मास लिखा गया है और कहीं कहीं पर जैसे टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं उसको बोल रही हूँ, तो आप उसको सुधार लेना। ठीक है? तो अब हम देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड। देखो ऊर्जा का पिरामिड यहाँ पर दिख रहा है। देखो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ है? प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट के पास है, पेड़ पौधे के पास है 100%। और लिंडमान का नियम मैंने बताया था कि ऊर्जा क्या है? एक चरण से दूसरे चरण में 10% ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो 100 का 10% ही आएगा। ठीक। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो इसको खाता है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो है हरे पेड़ पौधे खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर किसको कहते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। तो इस पेड़ पौधे पे बस कितना ऊर्जा था? 100%। इसने इसको खाया, इसको कितना मिला? 10%। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर किसको कहते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, जो मतलब जो मांस और जो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे दोनों खाते हैं, मतलब वो सर्वाहारी होते हैं। मानव किस में आता है? सर्वाहारी में। ये मांस भी खाते हैं और हरे पेड़ पत्ते मतलब सब्जियां भी खाते हैं। ठीक है। तो वो ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जब वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो उसको ऊर्जा का केवल 1% ही मिलेगा। इसके पास कितना था? प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10% था। सेकेंडरी को कितना मिला? 1%। ठीक है। 10% का 10% निकालेंगे तो 1% आएगा। ठीक। अब देखो टर्सरी जो कंज्यूमर है वो किसको खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो इसको कितना परसेंट ऊर्जा मिला? 0.1%। ठीक है। ये ऊर्जा का मान कोई फिक्स नहीं है, हम उदाहरण के लिए समझाने के लिए इस मान को यूज किए हैं। ठीक है। आप इसके जगह कुछ भी मान रख के बना सकते हैं, ये कोई फिक्स मान नहीं है बस। लेकिन ये फिक्स है कि जो ऊर्जा का एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का केवल 10% ही ट्रांसफर होगा, ये फिक्स है। ठीक है। लेकिन ये 100%, ये 10% होता है, ये 1%, ये फिक्स नहीं है। ठीक। तो आपको इसमें इस पिरामिड में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा पिरामिड क्या है? हमेशा सीधा होता है। ठीक। और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को बताता है। ठीक है। यहाँ दिखाया है प्राइमरी में क्या है? 100% है। सेकेंडरी सॉरी, प्राइमरी प्रोड्यूसर में 100% और प्राइमरी कंज्यूमर में 10% है। सेकेंडरी कंज्यूमर में 1% है और टर्सरी कंज्यूमर में 0.1% है। ये क्या हुआ? ऊर्जा की मात्रा को दिखाया। मैंने क्या कहा? ऊर्जा जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा रहेगा, ये सीधा है। ठीक। और क्या कहा? नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा घटते जाता है। देखो नीचे से ऊपर जाने में ऊर्जा घट रहा है। ठीक। इसमें पूरा आपको दिखा गया है, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक। अब हम देखते हैं जीव संख्या पिरामिड। जीव संख्या पिरामिड क्या है? ये प्रत्येक पोषण स्तर पर क्या करता है? जो जीवों की संख्या है उसको बताता है। कौन? जीव संख्या पिरामिड। ये क्या होता है? सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। कौन? जीव संख्या पिरामिड। जो घास की जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। ठीक। और जो वृक्ष का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो उल्टा होता है। हम इसको किससे समझेंगे? यहाँ पर जो पिरामिड दिया है उससे समझते हैं। ठीक है। देखो जो घास का पारिस्थितिक तंत्र है उसमें क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो जीवों की संख्या क्या है? घटते जाएगी। ठीक। जीवों की संख्या क्या है? घटते जाएगी। इसलिए क्या है? जो घास का पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या होगा? सीधा बनेगा। उसका पिरामिड क्या बनेगा? सीधा बनेगा। देखो घास के मैदान में सबसे ज़्यादा घास होंगे, फिर उसको खाने वाले कौन होंगे? जो प्राथमिक कंज्यूमर होंगे, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। ठीक। उसके बाद जो टॉप के वो होंगे, क्या होंगे? मांसाहारी, वो आएंगे। ठीक। तो इसमें देखने को मिल रहा है जो जीवों की संख्या है वो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर घट रहा है। और जो स्पेस है, सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ देंगे? जहाँ पर ज़्यादा सामान रहेगा
वहीं पर हम सबसे ज़्यादा स्पेस रहेगा ना, उसको रखने के लिए हमको सबसे ज़्यादा स्पेस लगेगा। तो ये स्पेस उसी को बताता है। ये क्या बताता है? स्पेस उसी क्या बताता है? जीवों की जो चीज़ ज़्यादा रहता है, देखो घास ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा, फिर उसके बाद क्या है, प्राथमिक कंज्यूमर है, उसके बाद सेकेंडरी। तो देखो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पेस कम होते जा रहा है, मतलब संख्या कम होते जा रही है। वैसी ऊर्जा में देखें, पहले नीचे में क्या है, स्पेस ज़्यादा है क्योंकि ऊर्जा वहाँ ज़्यादा थी, ठीक है। वैसे ही यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाने पर संख्या घट रहा है, किसमें, घास के पारिस्थितिक तंत्र में। इसलिए घास का क्या होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र रहेगा वो जीव संख्या के लिए सीधा रहेगा, ठीक। अब हम देखते हैं वृक्ष के लिए। वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र देखो, एक ठो वृक्ष है, ये एक ही वृक्ष है, तो भैया इसका स्पेस कम लगेगा, ठीक। एक वृक्ष पर कई सारे चिड़िया निवास करेंगे, फिर उस चिड़िया के ऊपर कई परजीवी निवास करेंगे, और उस परजीवी के ऊपर कई और परजीवी निवास करेंगे, ठीक है। तो परजीवी को इंग्लिश में पैरासाइट, और जो उनके ऊपर परजीवी निवास करेंगे उसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट, ठीक है। तो वृक्ष का परितंत्र देख रहे हैं कि हम नीचे से ऊपर जाने पर जीवों की संख्या क्या रही है, बढ़ते जा रही है, इसलिए स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इसका पिरामिड हो गया है क्या, उल्टा, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको कि एक वृक्ष है, इसलिए यहाँ इसका क्या है, ये पिरामिड ही है। पिरामिड का नाम ही है क्या, संख्या जीव पिरामिड, मतलब जीवों की संख्या को बताता है। यहाँ पर एक पेड़ है तो छोटा स्पेस, फिर बड़ा स्पेस, फिर ऐसा चौड़ा हो गया, फिर स्पेस, ठीक है। मतलब कम सामान को रखने के लिए कम जगह चाहिए, ऐसे करके आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखो जौ भार पिरामिड, तो ये क्या होता है, ये प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के भार को व्यक्त करता है, ठीक। ये भी क्या होता है, उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, क्या, जौ भार पिरामिड। ये हुआ जौ भार पिरामिड। तो ये क्या होता है, प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव के भार को बताता है। जो घास स्थल का जो जीव पिरामिड होगा ना, जीव भार पिरामिड होगा, वो क्या होगा, सीधा होगा, क्योंकि इसमें उत्पाद जो पेड़ है उसका भार अधिक होगा, किसकी अपेक्षा, जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसकी अपेक्षा उत्पाद पेड़ का भार क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। इसलिए जो घास के मैदान का परितंत्र है वो क्या होगा, सीधा होगा। लेकिन जो तालाब का परितंत्र है वो उल्टा होगा, क्योंकि इसमें जो उपभोक्ता, मतलब इसमें जो उत्पाद है पेड़ पौधा, उसकी अपेक्षा जो सर्वोच्च उपभोक्ता है बड़ी मछली, उसका भार ज़्यादा होगा। क्या होगा, जो उत्पाद है पेड़ पौधे उसकी अपेक्षा तालाब में जो सर्वोच्च उपभोक्ता है बड़ी मछली, उसका भार ज़्यादा होगा। इसलिए तालाब का क्या होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो उल्टा होता है, ठीक। अब यहाँ से देखो, समझो, हम क्या देख रहे हैं, जीव भार पिरामिड। जीव भार वाले पिरामिड में जो तालाब का रहेगा पिरामिड वो उल्टा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो क्या है, जो प्राथमिक वो है, प्रोड्यूसर है, उसका क्या है, 1000 ग्राम है। उसके बाद जो सेकेंडरी का प्राथमिक जो उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता उसका क्या है, 100 ग्राम है। द्वितीयक का 10 ग्राम है, और जो तृतीयक है उसका 1 ग्राम है, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्या हो रहा है, भार कम हो रहा है, तो ये इसका जो पिरामिड रहेगा वो क्या रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक। और इसमें देखो, इसमें जो पेड़ पौधा जो प्रोड्यूसर है उसका 4 ग्राम, ठीक। उसके बाद जो मछली है, छोटी मछली, उसका है 8 ग्राम, सबसे बड़ी वाली मछली का 12 ग्राम, ठीक। ऐसा है। इसमें क्या देखने मिल रहा है हमको, इसमें नीचे से ऊपर जाने पर भार में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका क्या है, जो पिरामिड है वो क्या है, उल्टा है, ठीक। ये हुआ। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा परितंत्र क्या होता है। सबसे छोटा परितंत्र जो होता है वो जल की बूंदी होता है। इसमें डेटम नाम का सवाल पाया जाता है। जब भी कोई आदमी डूबकर मरता है तो उसके फेफड़े में डेटम की जांच की जाती है। और सबसे बड़ा पारितंत्र बोलेंगे तो सबसे बड़ा पारितंत्र जो है वो है समुद्र, सागरीय पारितंत्र, ठीक है। और स्थलीय परितंत्र में सबसे बड़ा क्या है, तो घास का मैदान या टैगा मैदान, ठीक। ये हुआ। अब मानव द्वारा निर्मित परितंत्र बोलेंगे तो कृषि और एक्वेरियम क्या होंगे, मानव द्वारा निर्मित परितंत्र होंगे, ठीक। अब हम देखते हैं जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वापोषी, एक होता है परपोषी। तो स्वापोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो
जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कर अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन परपोषी क्या है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक। अब जो जो परपोषी होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सहजीवी, मतलब सहजीवी जो होते हैं वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि उदाहरण में ले लेते हैं, भैंस है और भैंस और कौवा। तो भैंस के जो शरीर में जो भी क्या होंगे, परिजीवी होंगे, जैसे कि जूं ले लो, उसको कौन खाएगा, कौवा खाएगा। ठीक है, कौवा का पेट भर गया, भैंस का जूं खत्म हो गया, दोनों का फायदा हो गया। ठीक है। और सहजीवी की परिभाषा क्या है, एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे का फायदा पहुंचाना। ठीक है। अब सहभोगी देखें, सहभोगी मतलब इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेना। सहभोगी इसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को ना फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, जैसे अधिपादप हो गया और आर्किड हो गया। ठीक, ये हुआ। अब परजीवी, परजीवी में क्या आता है, जूं आ गया, खटमल आ गया, मच्छर आ गया। ठीक, ये सब क्या करते हैं, अपना फायदा देखते हैं, दूसरों को काटते हैं, अपना पेट भरते हैं, लेकिन दूसरों को क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। जैसे हमारे सर में जूं हो जाएगा, हमें क्या कहते हैं, हमारे खून पिएगा, उसका पेट भरेगा, लेकिन हमें कोई फायदा होगा क्या, उल्टा नुकसान होगा। ठीक है, फोड़ा वड़ा हो जाता है अगर ज़्यादा जूं हो जाए तो सर में। ठीक है, यह हुआ क्या, परजीवी का उदाहरण। मच्छर काटने से मलेरिया हो सकता है, ये सब परजीवी है। मृतोपजीवी में क्या आता है, जीवाणु हो गया, चीलों का, ये क्या करते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं उसके मृत शरीर को खाकर वातावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, मृतोपजीवी। ठीक है। तो आई होप आपका आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, तो आज हमने क्या देखा, पारिस्थितिक तंत्र। तो हमने आज पारिस्थितिक तंत्र कंप्लीट कर लिया होगा। आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।